कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें कांग्रेस की ही देन है। ना नहीं चाहते थे तो लोगों ने बेहतर समझा कि अब कांग्रेस अगर बंटी हुई है तो हम आपकी तरफ वोट डाल लोगों का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी बटी हुई है। आपको क्या लगता है इस दौरान कांग्रेस कैसे मतलब कि उन लोगों के दिलों में जगह बनाएगी जो झूठे वायदे नहीं किए कि हम 15 लाख दे देंगे, हम 2 करोड़ हर साल। नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री ताराचंद जी हैं। सब लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कांग्रेस कहाँ स्टैंड कर रही है। सीधी बात इन्हीं से करेंगे आने वाले इलेक्शंस और आने वाले मुद्दों को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आपका भी और आपके सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, अभी आपने देखा होगा 5 राज्यों की इलेक्शन जिसमें ज़ोर से जो जीत हुई है वो पंजाब से आम आदमी पार्टी की हुई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या लगता है कि आने वाली इलेक्शन जो हैं, जिस तरह से लोग जो हैं ज़ोरों शोरों से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस क्या रणनीतियाँ अपनाने वाली है? देखिए, जहाँ तक 5 राज्यों की इलेक्शन का ताल्लुक़ है, पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव चलते हैं। कांग्रेस वो जमात है जिसने एक लंबी जदोजहद के बाद, कुर्बानियों के बाद इस मुल्क को आज़ाद करवाया और एक लंबे समय तक जहाँ इस मुल्क को संविधान दिया, अच्छी पॉलिसी प्रोग्राम दिए, एक लंबे समय तक इस मुल्क पे राज करके लोगों का वोट हासिल करके राज करके, जहाँ बिजली, पानी, सड़कें, बड़े बड़े नहरें, ट्यूबवेल और चेक डैम वगैरह बड़े बड़े डैम बना के इस मुल्क की जो हरियाली की, इस मुल्क को तरक्की दी, रेलें, हवाई अड्डे, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ये सारी चीज़ें कांग्रेस की ही देन है इस मुल्क को। तो पॉलिटिक्स में, क्योंकि ये लोकतंत्र जो है ये कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस ने जो संविधान दिया उसी में ये प्रावधान था कि हर 5 साल के बाद लोग अपनी मर्जी से अपना नुमाइंदा बदल सकते हैं, अपनी सरकार बदल सकते हैं। 5 साल हमारी सरकार पंजाब में रही। हो सकता है हमारी पार्टी से गलती हुई हो, जिस वजह से हमारी पार्टी वहाँ कमज़ोर हो गई, 3 हिस्सों में बंट गई और दूसरे जो पार्टीज़ थी उनको लोग वोट देना नहीं चाहते थे। तो लोगों ने बेहतर समझा कि अब कांग्रेस अगर बंटी हुई है तो हम आपकी तरफ वोट डाल देते हैं। लेकिन वोट तो इन्होंने हासिल कर लिया। दिल्ली की सरकार चलाना और पंजाब की सरकार चलाना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आने वाले 6 महीनों के बाद आप देखोगे पंजाब का हाल क्या है। जी सर, जैसे कि अभी आपने बयान दिया कि बट गई थी कांग्रेस, बट गई थी 3 भाग्य में और इस कारण से एक हार जो है वो पंजाब में कांग्रेस को मिली। सर, लोगों का तो ये भी कहना है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में भी बटी हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में एक मजबूत लीडरशिप जो है पार्टी की हम दें, उसके लिए हमारी पूरी कोशिश चल रही है। अभी आप देखोगे थोड़ी देर के बाद एक मजबूत लीडरशिप जो है वो उभर के आएगी और जहां मेजॉरिटी लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ चलेंगे। इलेक्शन में हमारी जीत होगी, आने वाली सरकार जो है वो कांग्रेस की होगी या कांग्रेस के साथ मिलकर। सर, किस तरह से होगी? मतलब कि अगर देखा जाए 2 गुट, मीर साहब और गुलाम नबी आज़ाद अलग अलग 2 गुटों में चल रहे थे, किसकी अंडर में आएगी ये? देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब नेशनल लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर हैं। मीर साहब के साथ उनका कोई मुकाबला आप नहीं कर सकते। मीर साहब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उनको सब मानते हैं कि वो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, वो नेशनल लेवल के लीडर हैं, इसलिए उनका कोई मुकाबला या कोई उनकी लड़ाई नहीं है। कुछ कमियां हैं जिनको दूर करने के लिए कांग्रेस लड़ रही है, वो अंदर की बातें हैं, मीडिया को बताने के लिए नहीं है। जी सर, आने वाला टाइम जो हम देख रहे हैं कि लगातार जितने भी हमारे लीडर्स हैं या फिर सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, ज़ोरों शोरों से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन उनको नहीं दिख रहा, कांग्रेस में जाना नहीं चाहते, बीजेपी को वो समझते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है इस दौरान
कांग्रेस कैसे मतलब कि उन लोगों के दिलों में जगह बनाएगी जो काफ़ी हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, जहाँ जिनको कोई लीडर ही नहीं मिल रहा, क्योंकि आज तो देखा जा रहा है कोई लीडर दिख ही नहीं रहा कहीं भी। पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि जहां आपके पास क्या लीडरशिप है किसी भी निज़ाम को चलाने के लिए, इतनी बड़ी स्टेट को चलाने के लिए, इतनी बड़ी सेंसिटिव स्टेट को चलाने के लिए एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है जी। जो लीडरशिप चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो कांग्रेस हो, यही पार्टियां इस रियासत को लीडरशिप दे सकती हैं मैं समझता हूँ। और किसी के पास इतनी मजबूत लीडरशिप नहीं है जो इस रियासत को स्मूथली चला सकते हैं, इस रियासत को इकट्ठा रख सकते हैं, इस रियासत की शांति रख सकते हैं, इस रियासत की तरक्की कर सकते हैं, इस रियासत के लोगों को खुशहाल रख सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आपके पास जहाँ कोई लीडरशिप नहीं है, और जो आप कह रहे हो कि कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ फ्लोटिंग वोट होता है जो जब हम हारे हमारा जो वर्कर था वो इंटैक्ट रहा। मैं अगर हारा तो मैंने 24-25 हज़ार वोट हारने के बावजूद भी लिया। कुछ पोलिंग बूथ हैं जहां मैंने उस हारने के बावजूद भी लीड ली, बाकी एरिया में हारा लेकिन वहां मेरी लीड थी जी। तो कुछ फ्लोटिंग वोट था जो मेरे खिलाफ गया उस वक्त, क्योंकि मैं 3 दफ़ा लगातार MLA रहा, स्पीकर रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा, तो लोगों ने सोचा शायद दूसरी जगह जाने से हमें कुछ ज़्यादा मिल जाएगा। ऐसे ही आज जो लोग जा रहे हैं वो लोग जो उस वक्त हमसे निकल के बीजेपी के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ गए, उन्हीं में से कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी तरफ झुक रहे हैं। लिहाजा हमारी पार्टी से कोई भी अभी तक, आपका कहने का मतलब है कि वोटर जो बट रहा है वो भाजपा का, हमारी पार्टी से अभी तक कोई लीडर, कोई जिम्मेवार वर्कर, पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो पार्टी छोड़ के आपकी तरफ या दूसरी किसी पार्टी की तरफ नहीं गया। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि भाजपा के ही लोग आपस में भिड़ रहे हैं, वही जो भाजपा के भी पके नहीं, वो बख्ती तौर भाजपा के साथ गए थे, और वही लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको वहाँ भी प्रॉपर जगह नहीं मिल पाई, वही लोग इधर उधर भटक रहे हैं। सर, जिस तरह के केजरीवाल साहब के बयान आ रहे हैं कश्मीर फाइल्स को लेके, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव केस रहा है और इतना बड़ा जो मुद्दा काफ़ी सालों से जो उठाया नहीं गया था वो फिर एक बार उठाया गया, लोग गरमाए हुए हैं। क्या लगता है कि ये लोग कश्मीर में तो अपना दबदबा बना लेंगे कि जम्मू के लोगों में भी अपना जो है जगह बना पाएंगे दिलों में? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि जम्मू कश्मीर को चलाना, जम्मू कश्मीर की सरकार को चलाना लोगों की मंशा के मुताबिक, हालात के मुताबिक, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके लिए पूरी जानकारी होनी चाहिए जम्मू के क्या हालात हैं, जम्मू के जो सब रीजन हैं, जैसे पीर पंचाल है, जैसे चनाब वैली है, वहाँ के क्या हालात हैं, कठुआ के क्या हालात हैं, फिर ऐसे ही कश्मीर है, कश्मीर के क्या हालात हैं। ये केजरीवाल जी की समझ से बहुत कोसों दूर हैं, वो उनकी समझ में नहीं आ सकता, वो गलतफहमी में है। ये दिल्ली नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूटी है और यूटी जो सेंटर के जितने डिपार्टमेंट हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है। लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देखती है, पुलिस उनके अंडर है, नीचे कारपोरेशन, म्यूनसिपल कारपोरेशन काम करती हैं। तो उन्होंने तो सिर्फ राजनीति ही की है। तो ये जम्मू कश्मीर को चलाना बड़ा मुश्किल काम है, जो केजरीवाल साहब के बस का रूप नहीं है, और ना ही वो जम्मू कश्मीर को समझ सकते हैं। अगर वो इस किस्म की बयानबाजी दे रहे हैं, जैसे उन्होंने 370 तोड़ने की स्पोर्ट उस वक्त की थी, आज उनको जहां भारी पड़ेगी, अगर वो आएंगे लोगों में बात करेंगे तो जो 370 तोड़ने की बात थी, जो लोगों का नुकसान हुआ, जहां स्टेट सब्जेक्ट ख़त्म हो गया, लोगों की नौकरियों में गाज गिरी है, लोगों की ज़मीनों पे गाज गिरी है, आज रेता बजरी जहां लोगों का बाहर के लोग ले जा रहे हैं, जहां शराब की दुकानें, रोज़गार लोगों का छिन रहा है। तो अब ये काफ़ी अब लोगों को समझ आ चुका है। तो ये केजरीवाल की समझ के परे है, तो मैं समझता हूँ वो गलतफहमी में। लेकिन जिस तरह के उनके फैसले आ रहे हैं, सीएम की कुर्सी पे बैठते ही आपने देखा होगा पंजाब में डेली वेजरों को पक्का कर दिया गया, काफ़ी लोगों को पक्का कर दिया गया, जो लोग काफ़ी देर से परेशान थे। हमारे जम्मू का जो युवा है रोज़ सड़कों पे है, रोज़ प्रदर्शन कर रहा है, डेली वेजर जो हैं यहाँ तक खुदकुशी करने पे आ गए हैं। कल ही आपने देखा होगा वायरल वीडियो खोड़ से ही है सर, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो डेली वेजर आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल वो हमने ही उनको डेली वेजर लगाया था। हमने ट्यूबवेल बनाए, हमने सड़कें बनाई, हमने बिजली के प्रोजेक्ट बनाए, हमने दूसरे प्रोजेक्ट
बनाए और उनको हमने डेली वेजर नीड बेसिस लगाया। आज वो हमारे ही लगाए हुए लोग हैं। हमने उनको परमानेंट भी करना था, लेकिन उस वक्त फ्लड आ गया और हमारी सरकार जो थी वो उनको कर नहीं पाई और हमारी सरकार चली गई, हमारी हार हुई। अलबत्ता इनको हमने कब का परमानेंट कर दिया होता। और जहाँ तक पंजाब के डेली वेजर को परमानेंट किया, वो मेरा ख्याल करना ही उनको चाहिए था, ज़रूरी था। वो हमारी सरकार को करना चाहिए था, ना जाने उन्होंने क्यों डिले कर दिया। उनको ये डिले नहीं करना चाहिए था। तो अगर उनको परमानेंट किया है तो वो अच्छा कदम है, लेकिन सिर्फ डेली वेजर को परमानेंट करना ही पूरी रियासत उससे नहीं चल जाती। लोगों के रियासत के और भी बहुत सारे मसाइल हैं जो मुश्किल मसाइल हैं। वो आप देखोगे 6-8 महीने के बाद पंजाब का पता चलेगा कि जहाँ केजरीवाल पार्टी की जो सरकार है वो कैसी चल रही है और लोगों के मर्जी के मुताबिक पूरा उतर रही है या नहीं उतर। सर, जम्मू कश्मीर में मतलब कि आम आदमी पार्टी का अगर विपक्ष का रोल बोलें तो आपकी नज़र में नहीं है, वो विपक्ष का रोल अच्छा नहीं निभा। देखिए, जहाँ जम्मू में अगर मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मुकाबला है, तीसरी कोई पार्टी उसमें नहीं। जी सर, आने वाली इलेक्शनों के लिए क्या रणनीतियाँ अपना रही है कांग्रेस? देखिए, मैंने कहा कि कांग्रेस इस पे काम कर रही है। बड़ी जल्दी आप देखेंगे एकजुटता के साथ सभी लोग सर एक बैनर के नीचे दिखेंगे, एक बैनर के नीचे और एकजुटता के साथ हम लोगों में उतरेंगे और फिर से पार्टी को मजबूत करेंगे और लोगों की इच्छा के मुताबिक हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर, इलेक्शंस में आने वाले टाइम में क्या दोबारा ताराचंद जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, मुख्यमंत्री बनना, उप मुख्यमंत्री बनना, स्पीकर बनना, अपोजिशन लीडर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। बन के अपने कामों को सही तरीके से सर अंजाम देना, ये सबसे बड़ी बात होती है। हमें लोगों ने मौका दिया, हमें पार्टी ने मौका दिया कि मैं अगर स्पीकर बना तो आज जम्मू के मेजॉरिटी लोग हैं जो असेंबली सेक्रेटरीट में नौकरी कर रहे हैं। जम्मू के मेजॉरिटी लोग उसके पहले नहीं होते थे। और बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो ज़रूरी थे, जिनको बनाने में हमने वहाँ मदद की। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना तो हमने जहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिए, जहाँ सब डिवीज़न बनाए, तहसीलें बनाई, नए ब्लॉक बनाए, नई नियाबतें बनाई, नए कॉलेज खोले, नए स्कूल हमने दिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट का सिलसिला हमने शुरू किया। हमारी रियासत के अंदर रिजर्वेशन कानून नहीं था, वो रिजर्वेशन कानून हमने रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर 2004-05 में बनवाया, जब मुफ्ती साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे, मैं स्पीकर था। तो अगर लोगों ने हमें मौका दिया तो हमने काम करके दिखाने की कोशिश की। जहाँ की अगर मेरी कंस्टिट्यूंसी की बात करें तो 99 में करगिल वार और ऑपरेशन परिक्रमा के दौरान बॉर्डर पे टेंशन हुई, लोगों को घर बार छोड़ के भागना पड़ा। उनके लिए हमने रिहेबिलिटेशन कॉलोनी बनाई। जहाँ के लोग रहने वाले थे वहाँ मकान रिपेयर करने के पैसे, वहाँ गलियाँ, नालियाँ, पुलियाँ, स्कूल बिल्डिंग्स और बाकी चीज़ें दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए पैसा दिया। हमने दूसरी जगह उनको रहने के लिए, जो फायरिंग रेंज से बाहर है 20 किलोमीटर दूर, वहाँ कॉलोनी बना के दी, वहाँ प्लाट उनको दिए, सड़कें बना के, बिजली लगा के, स्कूलों की जगह रख के उनको बाकायदा पैसे दिए गए कि वो मकान बना के जहाँ रह सकें। तो हमने काम की है। काम करना, लोगों की इच्छा के मुताबिक उतरना बहुत बड़ी बात है। कोई जिम्मेदारी हासिल कर लेना, कोई पोस्ट हासिल कर लेना बड़ी बात नहीं है। पोस्ट हासिल करके उसको यूटिलाइज करना, लोगों की मर्जी के मुताबिक पूरा उतरना, ये सबसे बड़ी बात होती है। जी सर, आने वाली इलेक्शन किन मुद्दों पे होने वाली है? लोगों के मुद्दे हैं। हमने कभी झूठे वायदे नहीं किए कि हम 15 लाख दे देंगे, हम 2 करोड़ हर साल नौकरी दे देंगे। हम ये वायदे नहीं, हमने कभी नहीं किए। हम कहते हैं कि अगर आप अपना आशीर्वाद, अपनी ताकत, अपना एतमाद हमें दोगे, इस काबिल हमें बनाओगे कि हम आपकी सेवा कर सकें, तो हम दिन रात एक करके मेहनत करके आपकी उम्मीदों के मुताबिक पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और लोगों ने हम पे भरोसा किया, हमें बनाया और हमने कोशिश की उनकी उम्मीदों के मुताबिक पूरा करने की। आज भी हम यही कहेंगे कि चाहे वो नौकरियों का मसला हो, नीड बेसिस, डेली वेजर परमानेंट करने का मसला हो, नए लगाने का मसला हो, चाहे डेवलपमेंट के काम जो रुके हुए हैं उनको फिर से शुरू करने का मसला हो, गरीब लोगों के पास, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, छत नहीं है, उनको मकान बना के देने की बात हो, हम इन सब चीज़ों को, पीने का पानी, बिजली,
स्कूल कॉलेज जहाँ जहाँ कमियां हैं उनको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे मुद्दे डेवलपमेंट और रोज़गार ये हमारे मुद्दे रहेंगे, महंगाई को दूर करना ये हमारे मुद्दे रहेंगे। जी, बड़ा बड़ा शुक्रिया सर। कोई संदेशा मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे? मैं अपने भाइयों से बहनों से यही अपील करूंगा कि आपका वोट जो है, वोटिंग राइट जो है, इसकी बहुत बड़ी कीमत है। आप किसी एक को वोट देते हैं, वो मोहर लगा देना ही वोट डालना नहीं है। आपका वोट जो है वो आने वाले 5 साल आपके बच्चों का, आपका अपना भविष्य जो है उसका फैसला करता है। अगर अच्छे तरीके से सोच समझ के ठीक नुमाइंदे को अपना वोट दोगे तो वो नुमाइंदा आपकी इच्छों के मुताबिक पूरा उतरेगा। अगर चंद बातों में लुभा के कोई आपका वोट ले जाएगा, आप बिना सोचे समझे उसको वोट डाल देंगे, तो आने वाले 5 साल और आने वाला भविष्य जो है वो धुंधला रहेगा, मुश्किलातों में गिरा रहेगा। तो लिहाजा मेरी यही उम्मीद है कि जब भी इलेक्शन आए, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, जब भी आते हैं, सोच समझ के अपने मतदान का इस्तेमाल करिए ताकि आने वाला फ्यूचर आपका ठीक हो। जो मुश्किलातें आपने पिछले 8 साल में झेली हैं, महंगाई की, बेरोज़गारी की, डेवलपमेंट नहीं की, मज़दूर को मजदूरी नहीं मिली, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनको शिक्षा नहीं मिली, स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद रहे, इन सब चीज़ों से निजात मिले और लोगों को खुशहाली मिले। खुशहाल तभी बन सकते हैं जब भी मौका आए, ठीक तरीके से अपने मत का दान जो है वो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ ताराचंद जी। अगर आप भी इनकी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपनी राय रखिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया।